हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएसडी क्लास। तो अभी हम लोग इस चैप्टर की बात कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एक और वीडियो बनाई, उसमें पर पढ़ रखा था क्या चीज़, मैटर, ठीक है। मैटर क्या है, मैटर के टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में हमने 5 लॉज पढ़े थे, ठीक। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं तो बात करेंगे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थियरी की, डाल्टन एटॉमिक थियरी, और बात करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एंड लास्ट में बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, ठीक। आइए, तो डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या कहता है। डाल्टन एटॉमिक थियरी ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट है, ये एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को, ठीक। इनका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। इन्होंने क्या माना कि मैटर जो बना होता है, सभी मैटर जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, एटम्स के। और एटम्स कैसे होते हैं, इंडिविजुअल, दैट मीन्स एटम डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ये बात हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अनुसार कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर जो होते हैं इंडिविजुअल एटम से बने होते हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है, all atoms of given element have identical properties including identical mass, different atom have different mass। इनका क्या कहना था कि सभी एटम जो सेम टाइप के हैं उनके मास और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। और डिफरेंट टाइप के एटम जो होंगे उनका क्या होगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम का मास क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट होगा किससे, ऑक्सीजन के एटम के मास से। थर्ड पॉइंट क्या है इनका, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइंड इन द फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो आपने फिर प्रोपोर्शन लॉ में पढ़ा था। और इन्होंने कहा था डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब कोई नया कंपाउंड बनेगा, ठीक। सेम टाइप के एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन, सेम टाइप के एटम आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। फोर्थ इनका क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम विच आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपको लॉ समझ में आया होगा। ये इनका जो रिएक्शन, ये फोर्थ इनका जो स्टेटमेंट है वो किस लॉ को इनकी इंडिकेट कर रहा है, हाँ यस, इनका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। तो ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। फिर से एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल atom। Second, all atoms of given element have identical properties including identical mass, different atom have different mass। Third क्या है, compounds are formed when different type of atom combined in fixed ratio। And fourth क्या है, chemical reaction involve reorganization of atom विच आर नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने बताया कि इन्होंने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पे इनका जो इनका लॉ है वो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन करता है, और चारों इसमें लॉ भी आ जाते हैं। कुछ लॉ जैसे लास्ट लॉ को बताया कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर प्रोपोर्शन मास को तीसरा बता रहा है, ठीक है। आगे की बात हम लोग करते हैं, व्हाट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक मास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, ये सब केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं। आगे चल के इन्हीं में हमको प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास को नापने के लिए सबसे पहले यूज़ किया गया था हाइड्रोजन एटम को। देखिए, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, तो उन्होंने ये यूज़ किया कि हाइड्रोजन के एटम से किसी एटम की तुलना करके उसको बताया जाता था। बट बाद में रिप्लेस हो गया वो कार्बन 12 को यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग किसी एटम को उससे नाप सके। आप तराजू समझते हैं, तराजू में हम लोग 1 किलो का बटकरा लेते हैं। अब 1 किलो के बटकरे के बराबर जब कोई चीज़ आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे तुलना करते हैं। अब बटकरा अगर नीचे हो गया, बटकरा नीचे हो गया और जो चीज़ें हैं वो ऊपर हो गई, इसका मतलब वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम। हमने तुलनात्मक बताया भैया ये 1 किलो से क्या है, कम है। और अगर वो नीचे है और 1 किलो का बटकरा हमारा ऊपर है तो हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलो की तुलना में उसका पार्टिकल कम है। बट यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन के द्वारा क्या करेंगे, निकाल भी लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या है। पहले एटॉमिक मास की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, 1 एटॉमिक मास इक्वल टू किसके बराबर, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल।
या आप कह सकते हैं कि ये क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 क्या है, ये मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 का है। इसका मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, कार्बन 12 के 1/12 भाग के पार्टिकल्स के बराबर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ में आई, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं, एएमयू से। अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है, उसको हम लोग यूनिफाइड मास भी बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं यू से। क्या है एटॉमिक मास, एक बार फिर से सुनिए। मास क्या है कि 1/12 1/12 कार्बन मास ऑफ, कार्बन के मास के बराबर होता है क्या चीज, एक एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लोग इसका कंपैरिजन करके किसी भी एटम का क्या कर सकते हैं, मास को एटॉमिक मास यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे पहला हमारा क्या है, हम लोग एक एग्जांपल लिए, दो एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे। पहला एग्जांपल है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले हम लोगों को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद यहाँ पे ली गई है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोगों ने डायरेक्ट, चूंकि अभी हम लोग मोल नहीं पढ़े हैं इसलिए हम लोग डायरेक्ट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही यहाँ पे रखे हैं। वैल्यू की क्या होती है वैल्यू, जैसे मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम कितना है, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब हमें एक हाइड्रोजन मास यूनिट की पता चल गई। अब हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, वो कितना होता है इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट में। तो हम लोग उसकी तुलना किससे करेंगे, कार्बन के 1/12वें भाग से उसकी तुलना कर देंगे। तो हमने यहाँ पे किया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये कैंसिल हो जाएगा और लगभग कितना आ जाएगा 1 AMU। इसीलिए हाइड्रोजन का कितना मान लिया जाता है एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। ठीक। सेकेंड एक एग्जांपल हम लोगों ने और ले रखा है, किसका एग्जांपल ले रखे हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हम लोग मास किसका निकालेंगे यहाँ पे, एटॉमिक मास किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन एटम का। हमने बताया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम लोगों ने क्या पहले से ही फाउंड कर रखा है कि मास ऑफ 1 एटम का कितना होता है 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। कितना होगा 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं मोल की मदद से, बट मोल को हम लोग को आगे पढ़ना है इसलिए हम लोग उसकी डायरेक्ट वैल्यू दिमाग में रख रहे हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है, इन टर्म ऑफ एमयू एटॉमिक मास यूनिट निकालना है। तो उसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, कार्बन के 1/12 भाग के मास से। इसका 1/12 भाग का मास ये है, हम लोगों ने इसका कंपेरिजन कर दिया। तो 2.65 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 1.66 कंपेयर करने पे लगभग कितना आ जाएगा 16 AMU। आप लोगों को ये पता होगा कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा। दोनों को ही अपने मन से निकालिएगा, एक बार कॉपी में आना चाहिए, उससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगी और ज़्यादा समझ में भी आएगा। लास्ट एटॉमिक मास के बाद हम लोगों को बात करनी है किसकी, मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। आपको अगर एटॉमिक मास पता है तो आप मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही आसान विधि है। हम लोग क्या करेंगे, सभी एटॉमिक मास यूनिट को अगर वो कितने नंबर में है, कितने बार वो उस कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में आया है, उससे गुणा करके सबका सम अप कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर मास। डेफिनेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 12 और ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो हम लोग इन सभी के एटॉमिक मासेस को 6, जैसे कार्बन है कार्बन को 6 में गुणा कर दिए, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और इसमें कितने, इस कंपाउंड में ये कितनी बार है 12 बार, तो 12 से इंटू प्लस 6 इंटू 16, टोटल कितना आ जाएगा 180। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। इधर हमारे पास रफ है, ठीक है। जैसे अगर अब मान लीजिए एक सिंपल H2O, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और कितनी बार ये हाइड्रोजन है 2, तो 2 इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ही बार आया है, होता कितना है 16 इक्वल टू कितना हो गया 18। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना आएगा 18। ठीक है, देखिए आगे बुक में दे रखा है फार्मूला मास। फार्मूला मास हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl, प्रोसेस सेम है, ठीक है ना, बस उसमें डिफरेंस ये है कि उसको हम लोग जनरली यूज करते हैं आयनिक या सॉलिड्स के लिए। तो एग्जांपल एक और लेते हैं, फार्मूला मास, वहाँ पे यूज किया जाता है टर्म क्या चीज, फार्मूला मास। तो फार्मूला मास फॉर एग्जांपल Na
NaCl। अब NaCl का हमें फार्मूला मास निकालना है, तो Na का कितना हो जाएगा 23 नियर अबाउट, एंड क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5। आप इसको ऐड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा फार्मूला मास ऑफ NaCl। ठीक, यहां तक समझ में आया। आगे बात हम लोग करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, पूरी केमिस्ट्री में ये आपको कई जगह मिलेगा। अब मोल और जो हमारा कैलकुलेशन भी होता है वो किस में होते हैं, केमिस्ट्री के जितने भी वो मोल में होते हैं, और भी एक्सप्रेशंस हैं। और केमिस्ट्री की जो रिएक्शन लिखी जाती है इन टर्म ऑफ मोल लिखी जाती है। स्टोइकियोमेट्री आप लोग देखते होंगे, वहाँ पे आपको दिखता है, तो वो हम लोग उसको मोल बोलते हैं। ठीक, तो मोल क्या है, मोल क्या है, मोल है 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल जितने भी नंबर हैं पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 में। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड जो है वो क्या दे रखे हैं हम लोग, कार्बन 12। कार्बन 12 में कितने, एक पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसी की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मोल। उसकी संख्या क्या बोली जाती है, एक मोल। ठीक है, मोल का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, हमारे जो केमिस्ट्री में एटम्स या पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं ताकि वो इजीली क्या किए जा सके, कैलकुलेट किए जा सके। जैसे हम लोग, और ये यूनिट होती है, जैसे हम लोग सभी चीज़ को क्या करते हैं, नापते हैं। हमारा केला है, केला किस में नापा जाता है, दर्जन में। तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई बोला है भाई 1 दर्जन केला है, तो 1 दर्जन केला का मतलब क्या हो गया भाई, 12 केले हैं। क्या हो जाता है उसमें, 12 केले हैं। 5 दर्जन केला है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, 12 × 60, मतलब कितने केले हो गए, 60। तो 5 वैल्यू कम होती है। 100 दर्जन केला है, 100 दर्जन केला में अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, 100 जो थोड़ा छोटा है, समझने में आसानी होगी। अब 100 का गुणा किस में कर देंगे, 12, मतलब 1200 केले हैं। उसी प्रकार ये मोल है, मोल भी क्या है, एक मेजरमेंट है। तो एक मोल, ये तो हमने बताया कि होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के अनुसार पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम, बट इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 मोल में, हमेशा पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.023 × 10⁻23 एटम पर मोल। अब कुछ भी बोला जाए, जैसे 1 मोल एटम, इसका मतलब 1 मोल अगर एटम है तो उसमें पार्टिकल्स कितने हैं, 6.023 × 10⁻23। 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, 6.023 × 10⁻23। अंडरस्टूड। हाँ, कुछ भी बोला जाए वो मोल, अगर मोल के टर्म में बोला जा रहा है तो दैट मीन्स उसमें इतने पार्टिकल्स हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब इस मोल को हम लोग, ये जो है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये क्या कहा जाता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na से, कैपिटल N एंड कैपिटल A। Na जो बताता है कि एवोगैड्रो, इसका मतलब 1 मोल, Na भी बोल सकते हैं। आगे क्या है, 1 मोल, ये एक छोटा सा फार्मूला है, इसको हम लोग किसी भी सवाल में यूज करते हैं, आसानी से हमारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो 1 मोल किसके बराबर होगा, 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 22,400 ml ऑफ वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग लीटर में भी बोल सकते हैं, 2.24 लीटर बराबर लिख भी देते हैं। किसके बराबर हो सकता है, 2.24 लीटर के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है, मोलर मास। और मोल किसके बराबर हो सकता है, मोलर मास के बराबर होता है 1 मोल। ठीक, तो हमारे क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्प करने वाला है आगे चल के, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, 1 मोल किसके बराबर होगा, 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स के। और ये किसके बराबर, 1 मोल किसके बराबर हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है, 22,400 ml वॉल्यूम, या 2.24 लीटर वॉल्यूम। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6.023 × 10⁻23 जो पार्टिकल हैं वो किसके बराबर है, 2.24 लीटर वॉल्यूम के बराबर हैं। या हम लोग कह सकते हैं अगर किसी में मोलर मास है तो उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे, इतने होंगे, या उस मोलर मास के अंदर वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा। किसी का भी रिलेशन किसी में भी देकर वो क्वेश्चन पूछता है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करेगा हमें। ठीक, उम्मीद है आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक, एक क्वेश्चन से हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप देखेंगे पीछे के बुक में क्वेश्चन दिए हैं, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नंबर ऑफ एटम इन 52 ग्राम ऑफ
हीलियम, ये जानना चाहते हैं कि 52 ग्राम हीलियम में कितना है। हमारे पास पहले से किसकी नॉलेज होगी, जो हमारे पास पहले से नॉलेज है वो हमारे पास है कि अगर भाई हीलियम कितना ग्राम होता, 4 ग्राम, तो वो कितना मोल होता, 1 मोल, क्योंकि हमने कहा कि वो मोलर मास के बराबर होता है क्या चीज, 1 मोल। तो अगर 4 ग्राम हीलियम है, 4 ग्राम हीलियम है तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल। ये चीज मुझे पहले से ही क्या है, पता है। हम लोगों को ये बातें पहले से ही पता होती है कि मोलर मास के बराबर ही वो क्या होता है, 1 मोल होता है। फिर इन्होंने पूछ किसके लिए रखा है, 52 ग्राम के लिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। जैसे हम लोग कहते थे पहले भाई 1 रुपए में इतनी पेन, तो 2 रुपए में कितनी पेन मिल जाएगी, सेम चीज है। तो 4 ग्राम हीलियम के लिए 1 मोल हो गया, तो 52 ग्राम हीलियम के लिए कितना हो जाएगा, 52/4, 13 मोल। हमने क्या निकाल लिया, 13 मोल। तो लोग इन्होंने क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ एटम्स। इन्होंने क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ एटम्स। पहले हमने मोल निकाल लिया, तो कितने हैं, 13। अब हमें फिर से क्या पता है, यहाँ से देखिए 1 मोल में इतने हैं, 1 मोल में कितने एटम है, 6.023 × 10⁻23। तो 13 मोल में कितने होंगे, फिर से आया ना वही क्वेश्चन। तो 1 मोल में इतने हैं, तो 13 में कितने होंगे, 13 का हम लोग इसमें इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे वो किसी के लिए भी पूछे, ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक। मान लो उन्होंने कहा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने मोल हैं, ठीक। 34 ग्राम अमोनिया कितने मोल के बराबर होगा। तो हम लोगों को क्या पता है, उन्होंने क्या बोला, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या हो गया, NH3। क्या हुआ, NH3। अब अमोनिया को हम लोग पहले स्टैंडर्ड वेट में लेते हैं, तो इसका मोलर मास किसके बराबर आएगा। मोलर मास हम लोगों ने वहां पर निकालना सीखा, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने वहां पे निकालना सीखा है। कितना आएगा, नाइट्रोजन कितना हो गया, 14 और हाइड्रोजन 3, तो कितना हो गया टोटल, 14 + 3 = 17। ठीक, हमसे पूछा गया कि 34 ग्राम में कितने होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स कितने मोल होंगे। तो हम लोगों ने कहा कि 17 ग्राम अमोनिया में, 17 ग्राम अमोनिया कितने मोल के बराबर होगी, ये देखिए मोलर मास 1 मोल, 1 मोल होगा। हमसे पूछा किसके लिए है, 34 ग्राम, तो 34 ग्राम में कितने हो जाएंगे मोल, ठीक है, कितने हो जाएंगे, तो ये 34/2 मोल आएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 मोल। तो ऐसे ही हमारे पास और भी क्वेश्चन होंगे, आप अपने बुक में देखिएगा, उनको लगाइएगा, वैसे ही निकल जाएंगे और आराम से हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कितने मोल होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम पूछे, तो भाई अगर इसमें ये पूछा कि मोल मत बताइए, ये बताइए नाइट्रोजन में कितने एटम हैं, कितने एटम हैं, या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4। कितने हैं, 3 ये और 1 4, टोटल नंबर ऑफ एटम है 4। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें किस क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 6.023, तो टोटल हमें क्या पता चल जाएगा, पार्टिकल्स कितने हैं, टोटल पार्टिकल कितने हैं तो हमें पता चल जाएगा। नाइट्रोजन एटम कितने हैं, तो 1 का गुणा, हाइड्रोजन एटम कितने हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार हमें पता चल जाएगा। आगे बात आई है, इसमें लिखा है मोलर मास। जब हम लोग मोल के टर्म में बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मोलर मास। ठीक है, एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। और देखिए पहला क्या पढ़े हम लोग, डाल्टन एटॉमिक थियरी। डाल्टन एटॉमिक थियरी को एक इसमें खास बात है, ये एक सिस्टमैटिक फिजिकल क्या है, केमिकल फिलॉसफी है, ठीक है। आगे मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइंड, ठीक, सेम काइंड में नहीं बनेगा। थर्ड, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम अपने आप को फिर से क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइज कर देते हैं। फिर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। एटॉमिक मास क्या होते हैं, एटॉमिक मास जो होता है वो 1/12 कार्बन के पार्टिकल्स के बराबर होते हैं या ग्राम के बराबर होते हैं। मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने कैलकुलेट किया। मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस,
ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या जाना, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक मोल। उसी को क्या बोल दिया जाता है, एक मोल। तो कितने पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 6.023 × 10⁻23 एटम होते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा हमारे क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो इन्हीं पे रहेंगे, सारा क्वेश्चन इतने में लग जाएगा आपका। पहला क्या होगा, 1 मोल 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल्स के बराबर होते हैं। वही वैल्यू, ये वैल्यू होती है किसमें, अगर वॉल्यूम के टर्म में बात की जाएगी तो 2.24 लीटर के बराबर होगी और मोलर मास के बराबर होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो इसको पढ़ना चाहते हैं वो आसानी से पा सके हमारे वीडियो को। थैंक यू।